क्या पढ़ रहे थे हम कल? मॉडर्न किस चीज की थ्योरी? उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है? फॉर्मेशन ऑफ कैसे हुआ? पहले क्लाउड था। कौन सा क्लाउड? पानी वाला। ठीक है, फिर क्या हुआ? ठीक है, तो उससे सोलर सिस्टम बन गया। ठीक है, तो फिर सैटेलाइट कैसे बनी सोलर सिस्टम में? अर्थ के पास मून है ना, तो कैसे बन गए वो? जैसे प्लेनेट बने वैसे बाकी मटेरियल भी बन गए। ठीक है ना। चलो, अभी उससे आगे फिर हम पढ़ रहे थे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किस चीज के ओरिजिन की है? यूनिवर्स। और नेबुलर हाइपोथेसिस सोलर सिस्टम। ठीक है ना, कि अर्थ कैसे बनी, वो अर्थ के लिए हम नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, और यूनिवर्स कैसे बनी उसके लिए हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। राजदीप, पेज कहाँ है वो जो लिखा था तुमने कल? ठीक है, तो उसी बिग बैंग थ्योरी को ही हम आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो किसने दिया था बिग बैंग थ्योरी? लेमेटर। और उसको आगे फॉरवर्ड किसने किया? एडविन हबल ने। एडविन हबल ने सपोर्ट किया बिग बैंग थ्योरी को, है ना। तो दोनों में यही था, जिसमें लेमेटर ने क्या बताया था कि एक ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और हबल ने एविडेंस दिए एक्सपेंशन के कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। उसके एविडेंस किसने दिए? हबल ने। यही पढ़ा था हमने, अब उसी के आगे पढ़ेंगे हम। ये पढ़ लिया था। ठीक है, इस टाइप से ये ब्लास्ट हुआ था। थोड़ा सा इसमें जो नॉलेज हमें लेनी है, जब ब्लास्ट हुआ आज से करीबन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, ये टाइम दिया है अप्रोक्सीमेटली। सेवन 5 लिखा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली यही है, 13.75 लिखा होगा, है ना। हाँ, अब इस दौरान जब ब्लास्ट हुआ उससे जस्ट पहले की पोजीशन क्या थी? ठीक है ना, जब ब्लास्ट हुआ उससे जस्ट पहले एक जो निब है ना, जो हमारा नीडल की जो निब होती है, उससे भी छोटा एक पॉइंट था। तो ये सारी एनर्जी एक पतले से पॉइंट में थी, छोटे से पॉइंट में। बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि जब ब्लास्ट हुआ उससे जस्ट पहले यूनिवर्स एक नीडल के पॉइंट से भी छोटा था, नीडल के पॉइंट से भी छोटा था। और जब ये ब्लास्ट हुआ विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये पूरा यूनिवर्स के रूप में बदल गया था। तो जो यूनिवर्स बदला था, मतलब वो सेकंड भी नहीं लगे थे उसे पूरा यूनिवर्स बनने में, एक छोटे से हिस्से। इसमें इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट डेंसिटी है। इस छोटे से पॉइंट में इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी है, और इसका टेम्परेचर मतलब बहुत ही हाई, हम कह सकते हैं वेरी हाई। इस छोटे से पॉइंट में ये सारी चीजें, और अचानक से ब्लास्ट होगा और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, और फिर वो एकदम से जो मैटर्स हैं इधर उधर फैलने लगेंगे, और वो एक्सपेंड होते रहेंगे, और आज भी हो रहे हैं। ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी है। अब जो ब्लास्ट हुआ था उससे जस्ट
माइक्रो सेकंड पहले का जो पॉइंट था, जब हम इस पॉइंट की बात करें, ब्लास्ट होने से जस्ट पहले का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के लिए भी हम एक टर्म यूज करते हैं। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, उस मोमेंट को, उस पल को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट को नहीं, उस टाइम को कहते हैं कि उस टाइम पे अगर हम अर्थ की पोजीशन बताएं, या अर्थ की नहीं, सॉरी, यूनिवर्स की पोजीशन बताएं, तो यूनिवर्स वाज जस्ट है सिंगुलैरिटी। उस टाइम को हम सिंगुलैरिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आपकी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूछा भी जाता है कई बार कि सिंगुलैरिटी क्या है। तो सिंगुलैरिटी बिग बैंग से जस्ट पहले का मूवमेंट है। सिंगुलैरिटी क्या है? बिग बैंग से जस्ट पहले का जो मूवमेंट है उसे हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। समझ में है? और उसके विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे पास यूनिवर्स था। उसके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या था? हमारे पास यूनिवर्स था। तो बहुत बहुत बड़ा एक ब्लास्ट उस टाइम पे हुआ था, और उस ब्लास्ट में ये जो बिल्कुल छोटी सी चीज, नीडल से भी पतला, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज थी, और ये पूरे यूनिवर्स में बदल गई थी। नहीं, ये दिया उन्होंने, इसी में बोला कि इनफाइनाइट वजह, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये आपके लेमेटर ने ये थ्योरी दी थी। अब थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यही थ्योरी है। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो इसी थ्योरी को करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी था, सिंगुलैरिटी के बाद ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और यूनिवर्स आज एक्सपेंड कर रहा है। ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी का क्रक्स है, अगर हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करें, सिंगुलैरिटी, ब्लास्ट और एक्सपेंशन। इस तीन शब्दों में हम बिग बैंग थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। चलो, ये पढ़ ही लिया था हमने, ठीक है ना। ये इस तरीके से ब्लास्ट और आज भी एक्सपेंड कर ही रहा है, इसको पढ़ना था। हाँ, पढ़ो। हाँ, अभी भी मतलब हम एंड तक पहुंच ही नहीं पाए, इतना बड़ा, मतलब जैसे अभी वोयाजर 2 का हमने वो पढ़ा था एग्जाम्पल, कि जो अभी तक सिर्फ सोलर सिस्टम को क्रॉस कर पाया है, अगर उसे सीरियस भी जाना है, सीरियस जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट में, इवन सन से भी ब्राइटर है, तो उस तक भी पहुंचना है तो करीबन 3 लाख साल और लगेंगे। उसके बियॉन्ड भी कितना होगा पता नहीं अभी। ठीक है ना, वो ब्राइटेस्ट है क्योंकि नजदीक होगा, इसलिए ब्राइटेस्ट लग रहा होगा। जब वो नजदीक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो आगे की चीजें कितनी दूर होंगी। तो बहुत ही एक्सपेंडेड है। जो यूनिवर्स हम आज डिटेक्ट कर पाए हैं, जो यूनिवर्स हम आज पता है जिस बारे में, ये माना जाता है कि वो सिर्फ 4% है। 96% ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हमें पता ही नहीं है। 96% ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम आज तक पता ही नहीं कर पाए। इस बुक में पढ़ेंगे इस बात को भी आगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है, पढ़ो इसे। सिंगुलैरिटी वाज दैट पॉइंट, वाज दैट मोमेंट जो ब्लास्ट से जस्ट पहले का मोमेंट था। जो ब्लास्ट हुआ था बिग बैंग में, उससे जस्ट पहले का जो मोमेंट था उसे हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। इसको पढ़ो। किसका नंबर था सुबह? हाँ, क्या हुआ? Swelled. Size smaller than an electron nearly its current size within a fraction of a second matter when the universe was thrown out with a great force in all directions and started expanding outwards from this matter. Many groups of stars were formed, which we call galaxies. A galaxy is a system of billions of stars, stellar remnants, stellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is derived from the Greek word galaxies, literally Milky, a reference to the Milky Way. The Milky Way is the galaxy that contains our solar system. ठीक है, ये जो सिंगुलैरिटी का मूवमेंट बताया उससे जस्ट पहले की बात हो रही है कि यहाँ पर बेसिकली लाइक है रैपिडली एक्सपेंडिंग बलून।
जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बलून है, उसमें अगर करें तो मतलब जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बलून है उससे कंपेयर किया हमने बिग बैंग को कि किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। दैट इज इट स्वेल्ड फ्रॉम ए स्मॉलर साइज। स्वेल्ड मतलब क्या होता है? स्वेल मतलब स्वेल वो स्वेलोड होता है। स्वेलिंग आना सुना है? स्वेलिंग सूजना है ना, थोड़ा सा लार्ज हो जाना, बिकमिंग लार्जर इज दिस स्वेल्ड। तो जैसे एक छोटा सा बलून कैसे पूरे बड़े शेप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरीके से हमारा जो पहले का मूवमेंट था वो बहुत छोटा सा था और वो अचानक से पूरे यूनिवर्स में चेंज हो गया। दैट्स स्वेल्ड फ्रॉम ए स्मॉलर साइज, स्मॉलर देन एन इलेक्ट्रॉन। जो उस टाइम पहले का जो हमने बता रहे हैं, दैट वाज स्मॉलर देन एन इलेक्ट्रॉन टू नियरली इट्स करंट साइज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो बिग बैंग में हुआ क्या था? एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन से भी छोटा साइज का हमारे पास अगर हम कहें उस टाइम का जो मूवमेंट था, और उसके बाद अचानक ब्लास्ट हुआ और आज जो जिस साइज में हम यूनिवर्स को देख रहे हैं अचानक से इस साइज में कन्वर्ट हो गया उस ब्लास्ट के बाद। मैटर फ्रॉम द यूनिवर्स वाज थ्रोन आउट विद ग्रेट फोर्स इन ऑल द डायरेक्शंस। और जो भी मैटर जो उस ब्लास्ट से निकला वो सभी डायरेक्शंस में बहुत ही फोर्स के साथ फेंक दिया गया, है ना। तो चारों डायरेक्शंस में वो मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चारों डायरेक्शंस में वो मैटर गया है, जो भी मैटर वहां ब्लास्ट से निकलेगा। एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग टुवर्ड आउटवर्ड्स। और उसके बाद एक्सपेंशन किस साइड शुरू हुआ? बाहर की तरफ एक्सपेंशन शुरू हुआ और आज तक ये एक्सपेंशन चल रहा है, आज तक ये एक्सपेंशन चल ही रहा है। फ्रॉम दिस मैटर मैनी ग्रुप ऑफ स्टार वर फॉर्म्ड। और इसी मैटर से बहुत एक स्टार्स ने भी ग्रुपिंग की, कई ग्रुप्स बने स्टार्स के, और उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को आज हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, विच वी कॉल एज गैलेक्सी। तो गैलेक्सीज क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। गैलेक्सी को अगर डिफाइन करने को बोलो तो गैलेक्सी क्या होती है? ए गैलेक्सी इज ए सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। और इसके अंदर सिर्फ स्टार नहीं और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या है? आपके स्टेलर रेमिनेंट्स हैं। व्हाट इज स्टेलर रेमिनेंट्स? स्टेलर का मीनिंग मैंने कल बताया था, स्टेलर का मीनिंग बताया था मैंने कल, रिलेटेड टू अ स्टार। स्टेलर का मैंने बताया, इंटरस्टेलर जब मैं बता रहा था, बिटवीन द स्टार्स, इंटरस्टेलर। तो स्टेलर इज रिलेटेड टू स्टार्स, ठीक है ना। स्टेलर रेमिनेंट क्या होंगे? रेमिनेंट क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स। रेमिनेंट क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स। किसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये? स्टार्स के। तो जब गैलेक्सी की बात करें तो गैलेक्सी में स्टार तो है ही, स्टार के जो बचे हुए, क्योंकि स्टार का एज खत्म हो गई तो उनके या एक्सप्लोड भी होंगे कई, तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी गैलेक्सी के ही पार्ट में आ गए। उसके साथ साथ और क्या है इसमें? इंटरस्टेलर गैस भी है। दो स्टार्स के बीच में जो गैसेज होंगी वो गैस भी हमारी गैलेक्सी की ही पार्ट है। और क्या क्या है? आपका डस्ट है और डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर क्या होता है? व्हाट इज डार्क मैटर? सर जो इनफिनाइट स्पेस है यूनिवर्स, डार्क मैटर। डार्क मैटर बेसिकली यूनिवर्स का वो मैटर है दैट इज नॉट विजिबल टू अस, दैट इज नॉट विजिबल टू अस, ठीक है ना। यूनिवर्स में बहुत सारा मैटर ऐसा है जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है। उस मैटर को हम डार्क मैटर करते हैं। जब वो लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी लाइट से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम उसको डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, किस वजह से देख पा रहे हैं? कि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है या फिर उसके द्वारा लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। कोई तो रीजन होगा, हम देख पा रहे हैं। लाइट से किसी न किसी तरह का रिएक्शन होगा। अब ये वो मैटर है जो लाइट से रिएक्शन ही नहीं करता किसी भी तरह का, ना तो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डार्क मैटर। ब्लैक होल और डार्क मैटर में डिफरेंस है, गर्व, है ना, दोनों में डिफरेंस है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वो है जो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें ग्रेविटेशनल पुल इतना होता है कि वो फिर उसको बाहर नहीं आने देगा। इवन लाइट्स अगर उसके अंदर चले जाएं तो बाहर नहीं आ सकती, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना है। इसीलिए ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके आई नहीं। डार्क मैटर अलग है, इसमें ना तो एब्जॉर्प्शन है ना रिफ्लेक्शन। ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, ये चीजों को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट तो छोड़ ही दो। क्या चीज?
ब्लैक होल सब चीजें एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि लाइट हमें, या कोई भी दीवार जैसे हम दिखाई दे रही है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तब हमें दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है तो रिफ्लेक्ट होके वहां से लाइट आती है, तब दिखाई देती है। अंधेरे में क्यों चीजें नहीं दिखाई देती? क्योंकि लाइट है ही नहीं रिफ्लेक्ट होने के लिए, लाइट है ही नहीं रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो हमें नहीं दिखाई देती है। यहां पर डार्क मैटर और ब्लैक होल में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, ब्लैक होल की बात करेंगे वहां पे एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। वहां एब्जॉर्प्शन तो है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं, और लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। इसीलिए ब्लैक होल के आसपास आपको रिंग दिखाई देगी ऐसे, वो लाइट जो है एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई देगी, वहां के बाद लाइट नहीं दिखाई देती। क्या चीज? एनर्जी किस हिसाब से? पुल महसूस होता है, फोर्स होता है वो, दैट इज फोर्स नॉट एनर्जी, है ना। वो एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसको आप एनर्जी भी कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ये लाइट हमें इसके कॉर्नर तक तो दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती नहीं है, तो हमें उसके बाद नहीं दिखाई देती है। इसीलिए एक रिंग टाइप हमें एक ब्लैक होल के आसपास दिख सकती है, लेकिन डार्क मैटर के आसपास वो रिंग भी नहीं दिखेगी, क्योंकि डार्क मैटर लाइट से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और यूनिवर्स में मैक्सिमम पार्ट इज डार्क मैटर, यूनिवर्स में मैक्सिमम पार्ट इज डार्क मैटर। ये माना जाता है कि 2/3 पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर, 2/3 पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर। तो डार्क मैटर समझ में आया। तो गैलेक्सी के अंदर ये सारी चीजें, गैलेक्सी में आपके स्टार्स भी हैं, स्टार के रिमेनिंग पार्ट्स भी हैं, डस्ट भी है, गैसेस भी हैं, डार्क मैटर भी है। ये सारी चीजें गैलेक्सी में होती है। तो गैलेक्सी क्या है? A system of billions of stars that also contains stellar remnants, dust, dark matter and interstellar gases। ठीक है, तो इस तरीके से गैलेक्सी को हम बता सकते हैं कि गैलेक्सी क्या है। The word galaxy is derived from, गैलेक्सी जो वर्ड है वो आया कहां से है? दैट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से ही आया हुआ वर्ड है। और ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है दैट इज गैलेक्सियाज। क्या वर्ड है? गैलेक्सियाज। आपको दिख रहा बोर्ड लिखा हुआ? पक्का? ठीक है, गैलेक्सियाज। और गैलेक्सियाज का मीनिंग होता है मिल्की, ठीक है। और इसी से बेसिकली हमने जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, तो वहीं से हमने गैलेक्सीज नाम रखना शुरू किया। हमारी मर्जी है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हैं हम किसी का भी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, तो हमने सभी का नाम गैलेक्सी रख दिया, जिसका मीनिंग मिल्की होता है। ठीक है, तो गैलेक्सियाज का मेनली मीनिंग क्या होता है? मिल्की होता है। और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? जिसमें अर्थ है, जिसमें सोलर सिस्टम है हमारा, दैट इज मिल्की वे। ठीक है, इसी मिल्की वे का हम देखेंगे फोटो अभी। द मिल्की वे इज गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसी के अंदर, किसके अंदर है? मिल्की वे के अंदर है। तो मिल्की वे इज आवर गैलेक्सी। इस तरीके की बहुत सारी गैलेक्सी हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। ठीक है ना, बहुत सारी, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, जिनमें से एक मिल्की वे है, जिनमें से एक मिल्की वे है। ठीक है, तो ये गैलेक्सीज हैं जो बेसिकली हम गैलेक्सीज को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसके 3 अलग अलग फॉर्म हमें दिखाई देंगे। ठीक है, एक कैन बी स्पाइरल, एक एलिप्टिकल और तीसरी इर्रेगुलर, जिसका कोई शेप नहीं। ठीक है, स्पाइरल होगी, एलिप्टिकल होगी और इर्रेगुलर होगी। इन 3 तरीके से गैलेक्सीज को हम जान सकते हैं। तो इसको पढ़ना है। किसका नंबर है? पढ़ो। Spiral galaxies. It consists of a flat and rotating disk of stars, gases, and dust. It has a central concentration of stars known as the bulge. The Milky Way and the Andromeda are special galaxies. स्पाइरल है ना, हम स्पाइरल गैलेक्सीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिल्की वे स्पाइरल है, एंड्रोमेडा एक और हम जानते हैं दो, जो कि स्पाइरल है। ठीक है, ये 2 अलग अलग नाम है गैलेक्सीज के, जो कि स्पाइरल गैलेक्सी के ही एग्जांपल हैं। स्पाइरल गैलेक्सी कैसी होंगी? ये हमारी मिल्की वे को तो देख ही सकते हैं, अदरवाइज दीज आर स्पाइरल गैलेक्सीज जो हम यहाँ देख रहे हैं अभी। ठीक है ना, जो ऐसे स्पाइरल मूवमेंट करती रहेंगी, जिसकी आर्म्स होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको आर्म्स दिखाई देंगी, एक सेंटर पॉइंट होगा और इसके साइड में ऐसे आर्म्स आपको दिखाई देंगी। दीज आर स्पाइरल गैलेक्सीज।
इनको हम क्या कहेंगे? स्पाइरल गैलेक्सीज। जो एंड्रोमेडा है, श्रेणी की बड़ी हाँ, बड़ी गैलेक्सी है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये एंड्रोमेडा का ही है, ये वाला फोटो, ठीक है ना, एंड्रोमेडा का ही फोटो है। ठीक है, तो एंड्रोमेडा हो गई आपकी, बैठ जाओ राघव, ठीक है। और मिल्की वे हो गई है, क्या है? स्पाइरल गैलेक्सीज। इनमें क्या होता है? सेंटर में बल्ज होता है। बल्ज क्या होता है? नहीं, बल्ज को कहते क्या? व्हाट इज बल्ज? कर्व में उभरा हुआ जो पार्ट होता है। कहीं पे भी अगर हम देखें, जैसे पेंट कई बार हवा भर जाती है तो ऊपर से उठ जाता है, वो बल्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडीज में जैसे ये पार्ट हो गया, दिस इज बल्ज। कोई भी पार्ट जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, उसको हम बल्ज कह सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? बल्ज कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको स्वेल्ड पार्ट भी कह सकते हैं, या फिर बेंड आउटवर्ड्स भी कह सकते हैं। वो पार्ट जो थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड हो, वो पार्ट जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, उसे हम बल्ज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइरल में जो ये स्पाइरल गैलेक्सी है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये बल्ज होता है बेसिकली। ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स, यानी बहुत सारे स्टार्स एक जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसी गैलेक्सी में जब मिल्की वे की बात कर रहे हैं, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे की भी कई सारी आर्म्स हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में आर्म्स होती हैं, ये इसकी आर्म्स हैं जो मैंने बताया इस तरीके से। तो मिल्की वे की भी आर्म्स होंगी। उसमें से हमारा सोलर सिस्टम कौन सी आर्म में है, ये पता होना चाहिए। किसी को पता है? ओरियन। यहां पर ये छोटी आर्म है, बल्कि लार्ज आर्म में नहीं है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक छोटी आर्म में एग्जिस्ट करता है, यहां तक है बस, ठीक है। इसका नाम है ओरियन, ठीक है। क्या चीज? क्या हुआ? नहीं, एरो इस ओरियन आर्म की हम इस पोजीशन पे हैं, ये बता रहे हैं। एरो उस तरफ नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम मिल सकते हैं, बहुत सारे प्लेनेट, बहुत सारे स्टार्स हैं। लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओरियन आर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ओरियन आर्म की लोकेशन अगर कभी आ जाए, पूछ लिया जाए, तो ओरियन आर्म दो आर्म्स के बीच में है। वन इज सैगिटेरियस एंड अनदर इज पर्सियस। सैगिटेरियस एंड पर्सियस, इन दोनों आर्म्स के बीच में ओरियन आर्म एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। और उस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है, और उस अर्थ में इंडिया में हरियाणा है, और हरियाणा में रोहतक है, रोहतक में हम। हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो गैलेक्सी के कितने छोटे से पार्ट में हमें पता होना चाहिए। क्या हुआ? ठीक है, लिख लिया आम का नाम सभी ने? लिख लिया? राजदीप, याद रहेगा? ठीक है, कल पूछूंगा, अभी मत लिखो। हो सकते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे स्टार्स होंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, ठीक है ना। क्योंकि गैलेक्सी में तो बिलियंस ऑफ स्टार हैं, लाखों करोड़ों अरबों हैं, ठीक है ना। और हो सकता है सन जैसा कोई स्टार हो जिसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हो, पता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं। लिख लिया? करें नेक्स्ट? क्या हुआ? तो यहाँ पे स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्पाइरल गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ ए
फ्लैट एंड रोटेटिंग डिस्क। इसमें हमारी ये फ्लैट और रोटेटिंग डिस्क हमें दिखाई देती है स्पाइरल गैलेक्सी में, बिल्कुल फ्लैट डिस्क है और रोटेट कर रही है, दैट इज रोटेटिंग। क्या हर यूनिवर्स की? कितने यूनिवर्स बना दिया आपने? अभी तो हम एक ही यूनिवर्स का पढ़ रहे हैं, तो दूसरे यूनिवर्स की क्या पता क्या कैरेक्टरिस्टिक, हम पहुंचे तो है नहीं वहां पे, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, तब तक हम कैसे कह दें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हो सकता है कि वहाँ प्लेनेट ना होते हो सकता है वहाँ सारा पानी ही हो, नहीं बता सकते ना, है ना। तो इसीलिए तो हम सिर्फ अपने यूनिवर्स की बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्स में जिसका हमें पता है, तो वो चीज़ों की पूछ लो। हाँ, अर्थ तो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसका वाटर कहाँ से आया? क्यों पार्टिकल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होते? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर नहीं बनेगा। हमारा जो हमने पढ़ा था नेबुलर हाइपोथेसिस, उसमें हमने पढ़ा था कि अर्लियर जो हमने क्लाउड ऑफ क्या पढ़ा था, गैसेस, उन गैसेस में मेनली पार्टिकल्स क्या थे? हाइड्रोजन हीलियम थे, उनसे सन बना, उसके अलावा बहुत सारे पार्टिकल्स और थे जिससे हमारा वाटर बना, बाकी मटेरियल्स बने, है ना। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है सारा। सर और एक अभी तक कुछ ऐसा एविडेंस है नहीं, है ना, जब होगा तब पढ़ेंगे उसको। हाँ, आपको क्या लगता है? पता नहीं, कुछ अंदाजों पे नहीं जीना चाहिए कि अंदाजा क्या है। हाँ अच्छा है, अंदाजे जो है बेसिकली हाइपोथेसिस होती हैं जिनको प्रूव करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। कई मान रहे हैं होती है, कई मान रहे हैं नहीं होती है, और जो मान रहे हैं होती है वो उसको सर्च करने में लगे हुए हैं। क्या हुआ राजदीप, हमें भी बताओ, कुछ नई बात है तो फिर चल। हाँ तो पुराना काम नोट कर लेंगे, या ये बता रहे हो मैंने अच्छा नहीं लिखा है? चल, ये जो डिस्क है, इस डिस्क में क्या होंगे आपके स्टार्स, गैसेस और डस्ट मिलेंगी। उसके अलावा एक गैलेक्सी के अंदर, स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर देयर विल बी अ सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स। बीच में एक कंसंट्रेशन ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स हैं जो इकट्ठे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बल्ज बोल रहे हैं, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा स्पाइरल गैलेक्सीज। अगर एग्जांपल को लिखने को आ जाए तो स्पाइरल गैलेक्सी के एग्जांपल्स आर मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा। देन सेकंड टाइप ऑफ गैलेक्सी इज एलिप्टिकल। पढ़ो, किसका नंबर है? Elliptical galaxies. It contains older stars with fewer gases. Messier 89 galaxy is an elliptical galaxy. मेसियर है ना, हाँ ये एग्जांपल है इसका, मेसियर 89 एलिप्टिकल गैलेक्सी का, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें गैसेस कम है और जो स्टार्स हैं वो भी ओल्ड एज के हैं, पुराने हैं। जनरली जो एलिप्टिकल उसमें मिलेंगे आपको वो क्या है? ओल्ड एज स्टार्स मिलेंगे। यहाँ पर ओल्डर स्टार्स होंगे और गैसेस कम होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि स्पाइरल गैलेक्सी के बाद नेक्स्ट स्टेज जो इसकी आएगी वो एलिप्टिकल हो सकती है, मे बी, ठीक है। तो एलिप्टिकल वो गैलेक्सी कैसी दिखेगी? समथिंग लाइक दिस इज एलिप्टिकल, ठीक है, दिस इज एलिप्टिकल, ठीक है। इसमें वो बल्ज नहीं दिखाई देगा जो हमें उसमें दिखाई दिया था, इसमें वो आर्म्स नहीं दिखाई देंगे जो उसमें थी, ठीक है। इसमें बस डस्ट होगा आसपास और उसी के अंदर हमें स्टार्स दिखाई दे जाएंगे, तो एलिप्टिकल हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट इरेगुलर पढ़ो। Irregular galaxies. They are beautiful galaxies with गैलेक्सी का सेंटर क्या होता है? बल्ज बताया, इलेक्ट्रिकल में बल्ज, गैलेक्सी का सेंटर ना बल्ज, हाँ इलेक्ट्रिकल में बल्ज ये नहीं है बल्ज। हाँ कोई बात नहीं, वहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ऐसा सेंटर का ऐसा एज सच कोई नाम होगा तो पता नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है किसी का कोई सेंटर नहीं है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, अभी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट गैलेक्सी पढ़ो। more dust and gases. This can be then very bright, large Magellanic cloud is an example of irregular galaxy. ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम इरेगुलर गैलेक्सी का देखें तो मैगेलेनिक, है ना। मैगेलेनिक गैलेक्सी या मैगेलेनिक क्लाउड
ये इरेगुलर गैलेक्सी का एक एग्जांपल हो जाएगा। तो इरेगुलर गैलेक्सी क्या है? जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, इसीलिए उसका नाम इरेगुलर है। वो रेगुलर नहीं है, वो पैटर्न में नहीं है। तो बिना पैटर्न की जो गैलेक्सीज होंगी, बहुत सारी होंगी, जिसका कोई भी एक पैटर्न नहीं मिल रहा, ना वो इलेप्टिकल है, ना स्पाइरल है, ना ट्रायंगुलर है, ना कुछ है, तो किसी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं मिलेंगी। तो इरेगुलर शेप होगा उनका, पैटर्न नहीं होगा, तो उनको हम इरेगुलर गैलेक्सीज बोलते हैं। जिसका एग्जांपल ये रहा। कोई ऐसा शेप हमें इसमें दिखाई नहीं देगा, इसमें ऐसा कोई शेप हमें दिखाई नहीं देता है, तो ये इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं। ठीक है, दे आर यूथफुल, और जनरली माना जाता है कि वो थोड़ी से फ्रेश एज में होती है, नई बनी होती है। दे आर यूथफुल विद मोर डस्ट एंड गैसेज, और उनमें ज्यादा क्या होगा? डस्ट और गैसेज से फिर स्टार बनेंगे, और जब स्टार ज्यादा हो जाएंगे, गैसेज कम हो जाएंगे, तो वो ओल्डर स्टेज हो जाएगी। इसीलिए जब ओल्डर देखा तो वहां पे गैसेज कम थी। जहां ओल्डर स्टेज में हम देखा, जो हमने एलिप्टिकल में देखा, तो वहां गैसेज कम है। जहां गैसेज ज्यादा होंगी वहां स्टार कम हो जाएंगे। तो वो यूथ अपनी यंग स्टेज में, वो अपनी यंग स्टेज में हमें दिखा देंगे। ठीक है, हाँ। फिर इरेगुलर गैलेक्सीज तो जल्दी खत्म हो जाती है। क्यों? हो सकता है वो बाद में हमारी जो स्पाइरल बने, उन्हीं से स्पाइरल बनेगा, और फिर उसी के बाद एलिप्टिकल बन सकता है ना। हमने बोला कि ये यंग गैलेक्सीज है, उसके बाद ओल्डर स्टेज में एलिप्टिकल भी तो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन होगा, स्टार्स आपस में मिलेंगे, ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ स्टार होगा, घूमने लगेंगी, और ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, फिर उसके बाद डस्ट क्रिएट हो जाएगा, या फिर से प्लैनेट्स ओल्डर उसमें आ जाएंगे, हमारा गैसेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारी जो स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी में आपको मेनली जो है 3 चीजें दिखाई देंगी। स्पाइरल गैलेक्सी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो 3 हैं। वन इज बल्ज, सेकेंड इज रोटेटिंग डिस्क, वन इज बल्ज, सेकेंड इज रोटेटिंग डिस्क, एंड थर्ड इज हेलो। हेलो क्या होता है? हाँ, वो सर्कुलर लाइट का जो चारों तरफ कहां तक उसकी रेंज है लाइट की ना, तो इसके आसपास जो डस्ट है, जो डस्ट हमें जहां तक दिखाई दे रहा है, दिस इज हेलो, दिस इज दी हेलो। ठीक है, जैसे सन का कहां तक आप देख पा रहे हो, उसके जो आसपास जो हमें विजिबल जो रेज दिखाई देंगी, वो उसका हेलो है ना। ऐसे ही इसका भी हम देखेंगे, जहां तक हमें डस्ट दिखाई दे रहा है, जैसे आपके इसमें देखोगे, ये इसका हेलो, ये नीचे तक यहां तक ऐसे। ठीक है, क्लियर है? ये आपकी इमेज है, तो इसमें दिस इज हेलो, ये जो नीचे इसमें जहां लाइट्स का जहां तक गया हुआ है, दिस इज हेलो ऑफ द गैलेक्सी। तो 3 मेन पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, तो दिस कैन मेक देम वेरी ब्राइट। ये यूथफुल है तो ज्यादा ब्राइट होते हैं। जो हमारी जो लास्ट वाली इरेगुलर गैलेक्सी है, ये ऑटोमेटिकली ज्यादा ब्राइट होती है, यूथफुल स्टेज में होती है। और एग्जांपल इसका क्या है? मैगेलेनिक क्लाउड। तो ये टाइप ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ो, 5 मिनट है ना, पढ़ो। हाँ, इधर से पढ़ो। Initially, the universe was saturated only by energy. Some of this energy got into the particles, which assembled into light atoms like hydrogen and helium. These atoms grouped first into galaxies and stars and all the other elements. This is generally agreed upon concept of universe origin as estimated by scientists. ठीक है, इनिशियली यूनिवर्स वाज सैचुरेटेड ओनली विद द एनर्जी। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? नहीं, सेपरेटेड नहीं होता। कंसंट्रेटेड इज वन ऑफ द सिनोनिम्स। हाँ, और कंपोज्ड भी कह सकते हैं। हाँ, और मेड अप ऑफ भी कह सकते हैं, फिल्ड विद। ठीक है ना, सैचुरेटेड इज कंप्लीटली फिल्ड विद। जैसे जब हम डेंसिटी, वाटर डेंसिटी की बात करेंगे इन द एयर, तो सैचुरेटेड एयर कब बोलेंगे हम? जब कंप्लीटली उसमें वाटर फिल हो जाएगा।
यानी उसकी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगा, तब उसे सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं किसी का भी। जब वो कंप्लीटली पूरी तरीके से भर जाए वो सैचुरेटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो जब इनिशियली बात करें, जब गैलेक्सी बन नहीं रही थी, जब इनिशियल की बात कर रहे हैं, जब पॉइंट था, उस टाइम पे देयर वाज ओनली एनर्जी। वो जो पॉइंट था, वो जो हमने छोटा पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज फिल्ड विद एनर्जी। वो सिर्फ एनर्जी से भरा हुआ था उस टाइम। सम ऑफ दिस एनर्जी सेट इनटू पार्टिकल्स, और इसमें से कुछ एनर्जी बाद में पार्टिकल्स में क्रिएट हो गई, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई, या पार्टिकल्स में चली गई वो एनर्जी, तो पार्टिकल्स भी रोटेट होने लग गए। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स थे वो एनर्जी उन पार्टिकल्स में भी ट्रांसफर हुई, विच असेंबल्ड इनटू लाइट एटम्स लाइक हाइड्रोजन। और ये जो पार्टिकल्स थे, इन्होंने मिल करके क्या बनाया, हाइड्रोजन एटम बनाया, ठीक है ना। जो हमारे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा जो था, एनर्जी जो थी हमारी, वो एनर्जी जब ब्लास्ट हुई तो वो एनर्जी जब मूव होने लगी तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे थे। उन्होंने मिल करके अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स बनाने शुरू किए। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो क्या बन सकती है, हाइड्रोजन, जिसमें सिंगल आपका न्यूट्रॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। उसमें बस यही चीज है। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो उससे क्या बनेगा, जब एनर्जी ट्रांसफर होगी पार्टिकल्स में, तो लाइटर एटम्स लाइक हाइड्रोजन विल फॉर्म। जो हमारे बिल्कुल सिंपल से एटम्स होते हैं वो फॉर्म होंगे उस टाइम पे एनर्जी से, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है ना। देन दीज एटम्स ग्रुप्ड इनटू गैलेक्सी, और यही एटम्स ने ग्रुपिंग करके क्या बनाया, गैलेक्सी। जैसे हमने इरेगुलर पढ़ा, उसमें डस्ट बहुत ज्यादा है यूथफुल स्टेज में, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये पार्टिकल्स आपस में आके मिले। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, जितने हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब बने, इन्होंने ग्रुपिंग करके गैलेक्सीज का फॉर्म लिया, इन्होंने ग्रुपिंग करके गैलेक्सीज का फॉर्म लिया, एंड देन स्टार्स। और फिर उसी गैलेक्सी में वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते चले गए, और उन्हीं में से फिर कुछ स्टार बने, देन ऑल अदर एलिमेंट्स, और धीरे धीरे बाकी एलिमेंट्स में, चाहे प्लेनेट हो या फिर एस्ट्रॉयड हो या मिटियोर्स हो, इन सब में धीरे धीरे कन्वर्ट होने शुरू हुए। तो जब ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले तो जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो आपस में आके मिले, उन्होंने आपस में कुछ ग्रुपिंग की कि थोड़ा सा एरिया यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, वो गैलेक्सीज के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, गैलेक्सीज के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हुए। और इस गैलेक्सी के अंदर जब वो पार्टिकल्स थे आपस में मिले, तो अंदर भी उन्होंने ग्रुपिंग शुरू की, और उन पार्टिकल्स ने मिलकर के स्टार्स बनाने शुरू किए, प्लैनेट बनाने शुरू किए, अलग अलग पार्टिकल्स जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं गैलेक्सी के, वो बनने शुरू हुए, ठीक है। दिस इज जनरली एग्रीड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स, और एग्रीड अपॉन मतलब एक्सेप्टेड, और ये जनरली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, जनरली एक्सेप्टेड, जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, यही कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है बिग बैंग थ्योरी का, जो लगभग सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। यूनिवर्स ओरिजिन एज एस्टिमेटेड बाय द साइंटिस्ट, जिसका एस्टिमेशन किन्होंने किया है, व्हाट इज एस्टिमेटेड, अंदाजा जिन्होंने लगाया, यानी साइंटिस्ट का अंदाजा जिन्होंने, मतलब साइंटिस्ट का नहीं, ये थ्योरी का अंदाजा लगाने वाले साइंटिस्ट थे, उसी थ्योरी को जनरली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और यही थ्योरी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि यूनिवर्स ऐसे क्रिएट हुआ होगा। तो बिग बैंग थ्योरी है, और बिग बैंग थ्योरी का कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो हमने पढ़ लिया। शुरुआत में जितना भी डस्ट था, कंबाइन होकर उन्होंने गैलेक्सीज फॉर्म की, उसी गैलेक्सी में फिर पार्टिकल्स ने कंबाइन होके स्टार्स, प्लैनेट्स और ये सारे एलिमेंट्स फॉर्म किए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली बिग बैंग थ्योरी, जो हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरी है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट नहीं है, पक्का, ठीक है।